वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। तो आज एक बात होगी, कानून की भी बात होगी, संविधान की भी बात होगी और चर्चाएं खास में होगी। तो आज का टॉपिक रहेगा जो इम्पीचमेंट की रिकमेंडेशन की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और साथ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस जो डिटेल है वो डॉक्टर साहब हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण जोगरा जी ये पूरी डिटेल बताएंगे अभी। तो दूसरा हमारे साथ विष्णु हमारे साथ हैं, ये लॉ स्टूडेंट है और ये बात करता है हमारे साथ। तो ये भी हमारी जो कानूनी चर्चा है की टीम में है। तो मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा कि डॉक्टर साहब थोड़ी इसके बैकग्राउंड क्या केस है, क्या इम्पीचमेंट के लिए जो रिकमेंडेशन की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, थोड़ा सब इसकी बताइए, लेकिन ब्रीफ में बताइए जी, फिर दोबारा बात करते रहेंगे। श्रोताओं, आपको मैं बताऊं, आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि समाज का असली चेहरा वही होता है जो उनके ऊंचे पद पर आसीन लोगों के व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो इसी के मसले में जैसे जज साहब ने बोला कि 14 मार्च 2025 की बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज उस वक्त भोपाल में थे, लेकिन उनकी बेटी, उनकी मदर और घर में 17 और लोग थे, उनके सर्वेंट को मिला के आग लग जाती है। तो फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, तो फायर ब्रिगेड और एमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया जाता है। तो वो वहाँ पे आग बुझाते हैं, लेकिन जो वहाँ उन्होंने मीडिया को रिपोर्ट दी कि हमें कुछ जो बंडल्स मिले हैं नोट्स के, कैश के, उस कमरे में जिनको हाफ बर्न्ड नोट्स हैं उन्होंने देखे हैं वहाँ पर। तो ये हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये मसला उठ जाता है, काफ़ी चर्चा में आता है मीडिया में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी, हैट्स ऑफ टू संजीव खन्ना जी जो कि रिटायर होने वाले थे, उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने क्या किया, इंटरनल इन हाउस डिपार्टमेंटल जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई और 3 मेंबर जो जज थे, जस्टिस शील नागू जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के थे, तो दूसरे जज थे जस्टिस GS संधावालिया जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के थे, तीसरे थे जस्टिस अनु शिवरमन जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट के जज हैं। तो इन जजों ने 40 दिन की इंक्वायरी की और इस दौरान उन्होंने 50 से ज़्यादा विटनेस और लोगों से मिले, जिनमें कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा भी थे और दिल्ली फायर सर्विसेज के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे, और साथ में जो उनके घर में काम करने वाले सर्वेंट्स और अदर मेंबर्स की इंक्वायरी की। और फाइनली इस पैनल ने 4 मई को अपनी रिपोर्ट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी को पेश कर दी। और संजीव खन्ना जी को इस रिपोर्ट को अभी, क्योंकि एक मैं वर्ड यूज करूंगा, फिड्यूशियल ऑब्लिगेशन, कुछ पता है आपको फिड्यूशियल ऑब्लिगेशन? यानी कि प्रत्याय दायित्व, यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ जो केयर होती है, वो आप कोई भी चीज को सीक्रेट किसी को दिखा नहीं सकते, इसलिए वो रिपोर्ट सारी सीक्रेट है। वो रिपोर्ट उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने पहले जस्टिस वर्मा को बोला कि आप इस्तीफा दे दीजिए अपने पद से, और 6 मई को जज यशवंत जो वर्मा जी हैं वो रिफ्यूज करते हैं इस्तीफा देने से, और चिट्ठी लिखते हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट दिल्ली को कि मेरे खिलाफ फॉल्स केस लगाया गया है और मेरे घर में कोई भी कैश नहीं था, ना ही बरामद हुआ है। और 8 मई को एक ऐतिहासिक फैसला होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि जुडिशरी का दायरा अब यहाँ खत्म होता है, अब एग्जीक्यूटिव का दायरा स्टार्ट होता है। वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी को, और दूसरा करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू को, क्योंकि अंडर आर्टिकल 124 और आगे इम्पीचमेंट जो भी है प्रोसेस, क्योंकि आगे जो एग्जीक्यूटिव काम था इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग का रिकमेंडेशन भी की है जस्टिस खन्ना जी ने। तो ये सारा मसला है, और अब मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट आने वाला है, वहां पर ये इम्पीचमेंट का मोशन रखा जाएगा, और इसके बारे में डिटेल में अभी चर्चा बाद में करते हैं। अब जज साहब आपके विचार। थोड़ा सा आपने बिल्कुल जो ब्रीफ बताया, थोड़ा मैं इसको ऐड कर दूंगा इसमें। जो क्या हुआ था, ये जो आपने बताया, एक बीच में बात रहेगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब ये बात मीडिया में आई, सोशल मीडिया में आई, तो उन्होंने टेलीफोन किया इसको दिल्ली के चीफ जस्टिस को। तो दिल्ली के चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के थे वो भी बाहर थे, लखनऊ में वो फंक्शन में थे। तो उन्होंने वहाँ पे
वहाँ से फ़ोन आया भी ऐसा ऐसा ये वो केस हुआ है जो जस्टिस जसवंत वर्मा के निस्बत जो आपने बता दी डिटेल। तो फिर उन्होंने जो कमिश्नर जो थे दिल्ली के संजय अरोड़ा संजय साहब अरोड़ा। उनको उनसे फ़ोन पे बात की और वो एक जे के बीच में एक उन्होंने लेटर और उसमें फॉर्मल जो था जो सीजे चंडी जो अपने चीफ जस्टिस थे उनको भी एक रिपोर्ट देने को कहा। किसने? सीजीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एक अपनी रिपोर्ट और उसको भी प्रोड्यूस किया। देखो कैसे होता है। जो इन हाउस कमेटी है जो आपने बात की जिसका है ये 1999 में एक वहाँ पे एक डिसीजन हुआ था। उसमें कहा था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जब इन हाउस इंक्वायरी जो है उसका एक प्रोविजन बनाया और 3 मेंबर कमेटी जो है उसमें वो इंक्वायरी करेगी और वो जो इंक्वायरी होगी वो सीजीआई ऑर्डर करेगा और उसके बाद जो भी इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट देगी जैसे आपने जिक्र किया तो पहले है सम रिपोर्ट फिर उस पर सेटिस्फेक्शन निकालेंगी इन हाउस इंक्वायरी करवानी या ना करवानी वो सीजीआई डिसाइड कर। इसमें क्या हुआ जो एक होती है कंप्लेंट आई जो सोशल मीडिया में थी वो चीफ जस्टिस दिल्ली को भेजा। दिल्ली से रिपोर्ट आई आपका अप्रूवल तो सीजीआई ने 3 मेंबर कमेटी जो 3 चीफ जस्टिस थे डिफरेंट वो हाई कोर्ट के थे दिल्ली एक मुझे लगता है हिमाचल के थे एक पंजाब और एक कर्नाटक 3 जो तो इन्होंने रिपोर्ट दे दी है। लेकिन अभी चर्चा 2 बातों में आई। मैं फिर 2 बातों में जो उन्होंने एक तो आपने देखा होगा जहाँ एक है कि अप्रोच किया गया सुप्रीम कोर्ट को कि भी एफआईआर लगाओ। एक एफआईआर का भी हम डिटेल करेंगे कि एफआईआर कब लग सकती है एक हाई कोर्ट के जज के और सुप्रीम कोर्ट के जज के और दूसरे जजेस के बारे में भी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है काफी इसमें बात हुई है सेटल पोजीशन। तो जब उन्होंने कहा जो अक्सर तो एफआईआर और एक और आया जो कि आरटीआई पूरी जो रिपोर्ट दो इन हाउस इंक्लूडिंग पूरी करस्पॉन्डेंस और जो आपने वो भी लिखा है जो आपने रिकमेंडेशन की है तो ये बड़ी बात हुई है। तो ये बात तो मैं आगे बढ़ाने से कुछ लोग क्या देखते हो जो हमने डिस्कस किया तो आप क्या देखते हो कि क्या इम्पीचमेंट जो प्रोसीजर है जो एग्जीक्यूटिव जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है तो एग्जीक्यूटिव के आगे जाएंगे कहाँ पे पार्लियामेंट में जाएंगे वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है उसमें जाएंगे। तो थोड़ा सा ये बता दिए तो आर्टिकल 124 4 और 5 निस्बत और उसके साथ आपको जो एप्लीकेबिलिटी करनी है इस आर्टिकल की वो 218 मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है जो हाई कोर्ट जजेस को एप्लीकेबल बनाता है। तो थोड़ा सा इसमें की इम्पीचमेंट क्या है और क्या प्रोसीजर है थोड़ा सा फिर डॉक्टर सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 के क्लॉजेस 4 और 5 में पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इम्पीचमेंट के प्रोविजंस दिए हुए हैं। उसके बाद सेक्शन 217 और 218 पहले 217 तो प्रेसिडेंट को पावर डेलीगेट करता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो इनिशिएट कर सके इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी सिटिंग जज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आते हैं। एंड देन आर्टिकल 218 में ये बोला गया है कि हाँ हाई कोर्ट के जजेस को इम्पीच करने का प्रोसीजर भी सेम रहेगा व्हेन इट कंसर्न्स द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। एंड फिर एक और अपना जो द जजेस इंक्वायरी एक्ट है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। 1968 का एक्ट है। इसी के अकॉर्डिंग जो कमेटी जो पार्लियामेंट्री कमेटी भी एक जॉइंट कमेटी भी बनेगी और दूसरी जो कमेटी होगी वो 3 मेंबर्स की होगी जिसमें या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एनी सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और फिर सेकंड मेंबर आएगा चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट और एनी सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड थर्ड एज पर द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट सजेस्ट्स एक हाई लेवल का ज्यूरिस्ट उस कमेटी में इंक्लूड किया जाए और 2/3 मेजॉरिटी जो है। ये अभी ऐसी बात करो ना अभी रुक जाओ तो इसको ओवरलैप मत करो। जो आपने कहा कि ये जो एक एग्जीक्यूटिव जो हुआ है एक जो जैसे आपने कहा कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे
ये जो ये वाली प्रक्रिया है ये आउटसाइड द पार्लियामेंट है, ये क्वेश्चन है। ये पहले इस पे आ जाओ ना कि फिर इनकी मुझे लगता है जब ये माइंड बना लेंगे उसके बाद पार्लियामेंट में जो एक मोशन हो रहा है कितने मेंबर राज्यसभा में जहाँ लोकसभा में कर देते हैं, लेकिन जो आपने ये बात बताई इसके बारे में ब्रीफ करो, फिर आगे चलेंगे पार्लियामेंट में। सेपरेशन ऑफ पावर्स वैसे तो जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो डॉक्ट्रिन है उसको डिमार्केट किया हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स और जुडिशियल ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए मेरा ये व्यू है कि जो कमिटी है, जो इंक्वायरी कमिटी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पहले दो तो हमारी जुडिशरी के मेंबर्स और तीसरे कोई भी एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं। मुझे ये लगता है कि आपने कहा कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के परव्यू से बाहर रहेगा, क्योंकि अगर दो मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुए नहीं, ये मैं ये पूछना चाहता हूँ जो आपने ये बात की तो दर्शकों को क्लियर हो जाएगा जी क्या करेंगे, क्योंकि रिकमेंडेशन तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है जैसे इस केस में है, तो और किसको है समझो दो एग्जीक्यूटिव हेड हैं जो आपने कहा और आगे एग्जीक्यूटिव एक्शन होना, ठीक है। तो क्या ये जो आपने प्रक्रिया बताई कि ये इसके बाद इनके पास जाएगा मैटर और जो प्रेसिडेंट भेजेगा जहाँ, तो उसके बाद फिर जो फाइनल होगा वो जो कमेटी आप कह रहे हो ये इंक्वायरी करेगी, जो मुझे लगता है ये आपको जजेस जो आप कहते हो ये पैनल जो बनेगा जजेस इंक्वायरी एक्ट के मुताबिक बनेगा जो आपने रेफर किया है, फिर उसकी रिकमेंडेशन के बाद जाएगा पार्लियामेंट में, ये बात है सर। उसके रिकमेंडेशन के बाद पहले अपर हाउस में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पहले अपर हाउस में चलो अपर हाउस में एटलीस्ट 50 वो भी पार्ट है पार्लियामेंट का, 50 मेंबर्स के ऊपर का एक एग्रीमेंट होना चाहिए, उनका कंसेशन होना चाहिए इस मामले में कि हाँ इसको जो जज इन कंसर्न है उनको इम्पीच किया जाए, और फिर अबव 100 मेंबर्स इन द लोअर हाउस उनकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि हाँ ये मोशन पास किया जाए कि हाँ ये सिटिंग जज जो थे इनके खिलाफ एलिगेशंस जो हैं वो इंक्वायरी ने जो असर्टन किया है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड्स हैं। एक मेडिकल ग्राउंड है कि ये मेडिकली अनफिट है, और दूसरा है मिसकंडक्ट या तो मिसकंडक्ट और हाँ जी बिहेवियर है। तो उसके बाद इम्पीचमेंट का ऑर्डर साइन किया जाएगा बाय द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो तो रिमूवल के लिए है ना, व्हेन देयर वुड बी 2/3 मेजॉरिटी। डॉक्टर साहब आप बताओ थोड़ा इसमें। सर देखिए हमारे संविधान में फिलिंग द ब्लैंक्स करो, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये जो जस्टिस संजीव खन्ना जी ने जो मैटर भेजा एग्जीक्यूटिव को, इसलिए भेजा है कि जो आर्टिकल 124, 4 और 5 और 217 और 80 वो जुडिशरी को नहीं रिलेट करता है, दिस रिलेट्स टू एग्जीक्यूटिव। तो आर्टिकल 124 कहता है कि सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही जज को रिमूव कर सकता है अपनी पोजीशन से इम्पीचमेंट। और लेकिन 124(5) क्या कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पार्लियामेंट से ये अप्रूवल होके आए, रिकमेंडेशन आए, तभी कर सकता है। और क्योंकि 124 जो है इट रिलेट्स टू ओनली सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब रोल आया था 2017 और 2018 का जिसमें कि द सेम थिंग होल्ड्स फॉर हाई कोर्ट जजेस, तो वो हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या प्रोविजन है कि अब ये जो गई है एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग, तो इसकी इम्पीचमेंट के लिए या महाभियोग के लिए ये जो प्रोसेस क्या रहता है कि सबसे पहले या लोअर हाउस या अपर हाउस कहीं से भी ये केस डाल सकते हैं उसके डिस्कशन के लिए। तो उस केस को डिस्कशन के लिए मिनिमम 50 मेंबर्स राज्यसभा में और 100 मेंबर्स लोकसभा में होने चाहिए। पहले इतने मेंबर तो होने चाहिए केस को डिस्कशन के लिए। जब केस डिस्कशन के लिए एडमिट हो जाता है तो स्पीकर एडमिट कर देता केस, उसके बाद एक पार्लियामेंट की इंक्वायरी बैठती है। अब पार्लियामेंट की इंक्वायरी यहाँ तो जो 3 इन हाउस इंक्वायरी को भी कोलैबोरेट कर सकती है या अपनी भी इंक्वायरी कर सकती है, अपनी करेगी, लेकिन उसमें से भी कुछ रेफरेंसेस लेंगे, प्रूव होगा ना, दैट इज रिकमेंडेशन की है। जो जब उसकी रिपोर्ट आती है इंक्वायरी की और उनके महाभियोग के फेवर में जाता है तो मिनिमम 2/3 मेजॉरिटी यानी कि 66% ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा में भी 66% 2/3,
राज्यसभा में 66% महाभियोग के फेवर में लोगों ने वोट डालना है हमारे मेंबर पार्लियामेंट में। लेकिन मैं बताऊं कि हमारे लोकसभा में 545 की स्ट्रेंथ है, इस वक्त 543 है, और 543 में जो इस वक्त जो प्रेजेंट हुकूमत है, गवर्नमेंट है, उसके 293 है, यानी कि 53 to 54% है। अलायंस है। और 53-54% की को 66% करने के लिए इसका मतलब अपोजिशन को भी अक्रॉस पार्टी लाइंस महाभियोग में करना पड़ेगा। बढ़ेगा। सिर्फ लोकसभा में इसका काम नहीं चलेगा, सेम चीज अपर हाउस में भी होगी, जहां पर 250 मेंबर्स होते हैं, इस वक्त 245 है। क्या डॉक्टर साहब आप अभी ये एक हाँ। बात करते हैं, क्या आप देखते हो विष्णु, आप देखते हो कि ये जो रेजोल्यूशन है, मोशन है, जो भी होगा, क्या ये सक्सेसफुल होगा इस केस में? ऐसा आप जस्ट फिर क्या डॉक्टर साहब आपका क्या ओपिनियन है? सर, जो आपने बताया कि इतनी मेजॉरिटी और अपोजिशन को साथ लेने पड़ेगा, और क्या आप ऐसे बताइए कि क्या आपने पॉसिबल है? मुझे बड़ा ओपिनियन पूछा, इसके पीछे मैं थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाऊंगा। प्लीज प्लीज, अभी तक आगे पीछे क्या हुआ है? अभी तक काफी केसेस आए हैं, और मैक्सिमम केसेस में क्या हुआ, इन हाउस रिपोर्ट के बाद मैक्सिमम जजेस ने रिजाइन कर दिया है। अब तो- सिर्फ 5 केस जो थे आज तक 1947 के बाद इम्पीचमेंट के लिए पार्लियामेंट में हुए, एडमिट आए हैं। हाँ। सबसे पहले बी रामास्वामी का केस था, ये 1993 का था, और ये फेल हुआ क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट ने तब बाइकआउट ही कर दिया इलेक्शन, तो ये फेल हो गया। चलो ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है जस्टिस सुमित्रा सेन, जो कि कैलकाटा हाई कोर्ट के जज थे, 2011 की बात कर रहा हूँ। तो राज्यसभा में ये पास हो गया इम्पीचमेंट भी। अब जस्टिस साहब थोड़ा डर गए, उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया, इससे पहले कि वो लोकसभा में पास हो, तो ये मामला यही खत्म हो गया। अब उसके बाद 2015 का मामला मालूंगा कि ये जस्टिस पार्टीवाला जो अभी भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ एक 58 मेंबर्स राज्यसभा में इम्पीचमेंट मोशन प्रस्ताव पारित हुआ स्टार्ट। कुछ बड़ा क्राइम था ही नहीं, जस्ट ए सॉर्ट ऑफ उन्होंने कोई ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क किए थे अगेंस्ट रिजर्वेशन, लेकिन अल्टीमेटली ये लोकसभा में नहीं पास हो पाया। उसके बाद 2015 उसी साल क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जस्टिस एस के गंगाले, जस्टिस एस के गंगाले कहाँ, ये गंगुले थे जहाँ के थे, वो वेस्ट बंगाल के थे। इनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है, और फाइल कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जो है ग्वालियर, वो लेडी थी, उन्होंने फाइल करती है, और मोर देन 50 मेंबर जो हैं इनके जो मोशन मूव करते हैं। लेकिन क्या होता है, अल्टीमेटली वो वेट करते हैं, जैसे आपने बताया 1968 की जजेस इंक्वायरी कमेटी की, उस रिपोर्ट का वो वेट करते हैं। वो इंक्वायरी रिपोर्ट क्या कहती है कि दे कुड नॉट फाउंड एनी सब्सटेंशियल एविडेंस टू सपोर्ट की सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, तो ये फेल हो जाता है। जी हो गया। अब एक और बोलता, 2017 में क्या हुआ, सीवी नागराजू का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के थे, इनके खिलाफ भी हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ। मतलब ये एक ट्रेंड सेटर ये दिखाता है कि बहुत ही क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन का आंसर है, अभी तक तो आज तक हो नहीं पाया कि किसी के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन के बाद किसी को डिसमिस कर दिया सर्विस से। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा मानना अगर दिल गवाही देता है कि अगर इस बार इम्पीचमेंट मोशन पास नहीं हुआ, कि लोगों का फिर जुडिशरी पे से थोड़ा सा विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि ये काफी चर्चित मामला है, और काफी अनऑफिशियल कमेटी रिपोर्ट कभी मीडिया में फैल रही है, लोगों को सारा पता क्या हुआ है, लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं है इसके बारे में, क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ दैट आपने बताया कि एक वो हुआ था एक, सर वो मैं बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होती है, ये फाइल होती है 8 मई के बाद, जब वो एग्जीक्यूटिव में दे देते हैं। तो 2 जजेस का ये पिटीशन था, जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उदय भुयान। इनको बोला गया था कि एफआईआर क्यों नहीं हो सकती। इन्होंने वो बताया कि क्योंकि मामला अब एग्जीक्यूटिव में चला गया है, अब आप अप्रोच करो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अरेंजमेंट है उनसे जाके आप करो, हम नहीं कर सकते अगेन बिकॉज ऑफ दैट। दूसरा वही था आरटीआई वाला केस था, मैंने बताया कि उसमें फिड्यूशियल जो थी होती है, हम सीक्रेसी होती है, जैसे आप डॉक्टर अपने पेशेंट की बीमारी किसी को नहीं दिखा सकते, लॉयर अपना केस की डिस्कस नहीं कर, इसी तरह जजेस भी, हायर पोस्ट ऑफिसर, कोई भी जो सरकारी और अदरवाइज इंक्वायरी जो रिपोर्ट्स होती है वो शेयर नहीं कर सकते। तो मेरा यही मानना है कि मैं चाहता हूं कि ये अगर सच्चाई है, इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है, अगर ऐसा हुआ है तो इम्पीचमेंट मोशन पास होनी चाहिए। चलिए मैं थोड़ा पीछे चलता हूं कि क्या है इस केस के, हमने जो फैक्ट किए थोड़ा सा, जहाँ जो रिपोर्ट जो दी, बाकी एक रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है, उसकी प्रेस रिलीज भी सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जो सीजे ने दी, चीफ जस्टिस साहब दिल्ली हाई कोर्ट ने दी थी सीजीआई की, जिसका मैंने पहले जिक्र किया।
तो उसमें कुछ रिस्पांस भी दिया है। किसने? जो हमारे जस्टिस जसवंत जे ये वर्मा वर्मा से, जसवंत वर्मा से जवाब भी लिया गया और उसने डिटेल जवाब दिया हुआ है। देखिए डॉक्टर साहब, एक मैं बात करूंगा, एविडेंस क्या है जो इस वक्त एविडेंस है या चर्चा में है। उन्होंने एक बात की, डिसअपीयरेंस ऑफ जो कैश या आपके, मैं कैश नहीं, करेंसी नोट, और मैं ये बोलूंगा ब्रंट करेंसी नोट, ब्रंट करेंसी, कैश नहीं, कैश इज समथिंग, ये ब्रंट है। बिकॉज जो भी वहां पे थी, आग लगी थी, जले थे, हाथ जले थे, जो भी वीडियो है सोशल मीडिया में, ये एडमिटेड है कि वहां पे ये जो जो एविडेंस सोशल मीडिया में भी आई, लेकिन जो रिपोर्ट में आया है, जो सीजे की रिपोर्ट जो पब्लिश हुई, जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है, उसमें कमिश्नर ने कहा कि 14 को रात को ये सारा इंसिडेंट हुआ, फायर इंसिडेंट, और 15 को सुबह उन्होंने कहा कि कुछ नहीं था, हमने वहां से कुछ नहीं कर उठाया, और देर इज नो सीजर ऑफ ब्रंट नोट। सर एक मीडिया में एक चर्चा ये भी था, ठीक है, वीडियो है, लेकिन ये किसका लैप्स है कि क्यों नहीं करेंसी, जले हुए नोट उस वक्त रात को फायर टेंडर वालों ने, जहां पुलिस ने जो भी कंसर्न था, क्यों नहीं किए? बाई दी अलाउड, अभी रिपोर्ट में है कि सुबह 15 के इन्होंने रिमूव किया था वहां जो भी थे सिक्योरिटी स्टाफ जो जसवंत। सर मीडिया में एक बात काफी चर्चा में है कि जस्टिस वो यशवंत जी भोपाल में थे, उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे पूरी रात इन टच में थे कि क्या क्या हो रहा है, एक एक एक्टिविटी फोन पे डिस्कस हो रही, तो उसके साथ ये पूरा लिंक हो सकता है। ये नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए अभी देखो एविडेंस क्या है, ठीक है, सोशल मीडिया में सोशल जो मीडिया ट्रायल होते हैं दूसरा होता है, लेकिन इस वक्त एविडेंस क्या है उसके? मनी ट्रेल बताइए, मनी ट्रेल कि कहां से पैसा आया, क्या, अगर ये पैसा कोई इल गार्टन मनी है, जहां कोई पैसा है, जहां कोई दूसरा मामला है, कोई जिसका ब्राइबरी का है, कुछ है, वो मुझे नहीं लगता इस रिपोर्ट में जहां ऐसी कोई इंक्वायरी का ये भी एक एंगल इन्होंने टच किया। मेरा मानना है कि अगर जस्टिस संजीव खन्ना जो कि रिटायर होने वाले थे और वो खुद किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते थे, इसके बावजूद उन्हें स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया है महाभियोग, 24 पेज की जो उनकी रिपोर्ट थी वो प्योर सीक्रेसी मेंटेन की है, और इसका मतलब उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है उस रिपोर्ट में, उसका रिपोर्ट में है, और डेफिनेटली हमें तो अभी नहीं पता लगेगा, लेकिन जब ये पब्लिश होगी तो महाभियोग तो चर्चा में आ मैं जो रिपोर्ट की बात करूं, एक तो 3 मेंबर जो कमेटी थी, और उस कमेटी से पहले किसका एक्शन था? जेसीजे का, दिल्ली का, उसने रिपोर्ट और उसका जवाब, रिस्पांस, और ऑब्वियसली रिस्पांस, और ये एक जो मैंने कहा कि डिसओबीडियंस टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है कि वहां पे कैश नहीं था, तो कैश की ही चर्चा है। अगर कोई बराबरी बनेगा तो वो है ही नहीं, और कमिश्नर ने भी कहा हमने कोई चीज नहीं किया है, जो संजय अरोड़ा जिसने जो कमिश्नर दिल्ली है, तो एक ये भी बात आई। अब भी ये वाला फैक्टर ठीक है, रिकमेंडेशन की है, बाकी तो हम नहीं कहेंगे, एग्जीक्यूटिव का काम है, पार्लियामेंट का काम है, पहले तो जो कमेटी बनाएगी, जो इंक्वायरी कमेटी होगी, जो जजेस इंक्वायरी जो उसमें है, उनका पार्ट है, बिफोर जो मैटर उसके लिए जाता है इम्पीचमेंट के, पार्लियामेंट में जाता है, वो भी क्या रिकमेंड करेंगे? जैसे आपने कहा जो गुंगले का जस्टिस का केस था कि नो के कोई केस, तो वो भी एक मैटर, अभी वहां पे भी जाना है, क्योंकि इन्होंने रिकमेंडेशन क्या की है, क्योंकि सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है। लेकिन जो विष्णु अभी आप बताओ, जैसे मैं डॉक्टर साहब को ओपिनियन दूंगा, जो मैंने फैक्ट्स दिए, आप क्या देखते हो कि क्या इम्पीचमेंट सक्सेसफुल जो मोशन है क्या सक्सेसफुल होगा, या क्या देखते हो आप? सर मैं डॉक्टर साहब के जो उनका रेजोल्यूशन है उससे अग्री करता हूँ, क्योंकि चीफ जस्टिस खन्ना ने अपनी रिटायरमेंट से कुछ ही टाइम पहले इतना इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन जो एग्जीक्यूटिव के 2 हेड्स हैं उन्हें पास किया, इसके पीछे कोई ना कोई सब्सटैंशियल रीज़न ज़रूर होगा। ये ऐसे ही नहीं स्पेकुलेशन के ऊपर या र्यूमर्स के ऊपर बेस्ड उनका डिसीजन नहीं हो सकता, ऐसा कुछ ज़रूर दिखा है, चाहे वो इन हाउस कमेटी के थ्रू हो या वो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे जो टीम्स आई थी उनकी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उनको पता लगा हो, क्योंकि as the chief justice he was the representative of the highest public office in
द इंडियन जुडिशरी, तो वो कभी ये नहीं चाहेंगे, एज बीइंग द ऑनरेबल मैन ही वाज, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि जो जुडिशरी का नाम खराब हो देश में, या जुडिशरी के ऊपर जो ट्रस्ट है लोगों का वो इरोड हो। तो ये एक ये ज़रूर हो सकता है कि उनको कोई ना कोई एविडेंस या उनको कोई ना कोई ऐसा मनी ट्रेल जैसे मैं आप बोल एक बोल और सकते बात हैं। करता हूँ, मैं एक और आगे जाता हूँ। जो आपने दोनों ने बातें की है ना, देखिए क्या होता है, हर बंदा सेफ प्ले करता है, कोई भी, चाहे वो सर्विस में है या वो क्यों लेगा ये बात उस स्टेज पे कि देखो क्यों चीफ जैसे वो रिटायर हो रहा है, वो क्यों लेगा अपने पे कि भाई देखो हमने ये डिसमिस कर दिया, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो जो आपने कहा ट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए, और जुडिशरी जो इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है जो भी है, हम नहीं, हम जो आपने बात की मैं एग्री कर, एविडेंस क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो मनी ट्रेल की बात की है, मुझे नहीं लगता कोई इसमें कोई उस वो भी एक पार्ट था इंक्वायरी का। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछे थे जो सीजीआई ने रेफर किए थे, किसको, उसको चीफ पूछने जस्टिस। के लिए, जो चीफ जस्टिस साहब दिल्ली को, दिल्ली हाई कोर्ट को, और वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे, स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई पैसा नहीं, मेरे वहां से कोई नहीं है, और उन्होंने कहा ये मेरे खिलाफ कंस्पिरेसी ट्रांसपेरेंसी है, कुछ ये भी हम ओपन रखेंगे, हमें नहीं इसमें लेना देना है। ये एक बात ये है कि जो हम ये चाहते हैं, और सब आप भी एग्री करेंगे कि ये जो आगे प्रोसेस है एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में जो भी हो, वो आगे होना चाहिए, और जो लॉजिकल कंक्लूजन पे ये मैटर जाना चाहिए, ताकि लोगों का ये नहीं है, देखो एग्जीक्यूटिव अगर डिसाइड कर दिया कि जी हम ड्रॉप करेंगे, कोई केस नहीं बनता, जैसे वो कमेटी है, तो उसके बाद अगर पार्लियामेंट नहीं लेता तो देन एक्शन जो वो उस नाउ बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, एंड आफ्टर दैट इट वुड बी इन लेजिस्लेचर जो में से, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी और क्या डॉक्टर साहब क्या ऐड करेंगे, आप क्या कहना मेरा चाहते हैं? मेरा मानना ये है कि एक तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा है, दूसरी तरफ 4 रिप्यूटेड जज हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का है, एक चीफ जस्टिस है हिमाचल हाई कोर्ट का, एक कर्नाटका हाई कोर्ट का जज है, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन है। और चीफ जो मीडिया की खबरें हैं, चीफ जस्टिस ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया है इसको, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट के लिए। इसका मतलब है कुछ ना कुछ सच्चाई होगी उस रिपोर्ट में, और अगर ये सच्चाई होती है तो मेरा कहना है कि जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, जो भी हैं, और क्योंकि ये लोग इस अब इलेक्शन में उन्होंने लोगों से वोट भी लेने हैं, कोई भी पार्टी है वो उन्हीं कोशिश करेगी कि इसके खिलाफ जाएगी, अनटिल अनलेस उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट होगा जज के साथ। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, अभी आपको पूछेंगे, थोड़ा सा एजुकेट करेंगे लोगों की। एफआईआर एक बात रह गई ना, अब इसके केस में जो आपने कहा कि आगे ही हमने इम्पीचमेंट के लिए जिम मैटर रिकमेंड कर दिया है चीफ जस्टिस खाना साहब, तो जो बेंच ने कहा, लेकिन हम ऐसे बात करेंगे, थोड़ा ऐड करेंगे कि एफआईआर जो जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, कि एफआईआर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ लग सिटिंग और रिटायर्ड को तो जरूरत ही नहीं ना, सैंक्शन अप्रूवल ऑफ द दिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब रिकमेंड करता है, वो लिखता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का। थोड़ा सा उसके बारे में ये बताइए कि जी जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, मुझे लगता है इसमें काफी ट्रांसपेरेंसी है, अच्छा है, क्योंकि ये एक जुडिशियल प्रोटेक्शन भी चाहिए। अदरवाइज कोई भी और जज जो डिसाइड करता है कल तो फिर वो पंडोरा बॉक्स खोल जाएगा, कंप्लेंट आएंगे और सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, तो वो भी, और जो आप देखते हो जज तो वल्नरेबल है, और हर वक्त जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में है वर्चुअली इसका ही ट्रायल होता है वहाँ पे, तो मुझे लगता है जो प्रोटेक्शन है, सेफ गार्ड है जस्टिस के लिए, हाँ ये इंडिया का इक्वल मतलब प्रोटेक्शन है, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर, लेकिन कुछ एक्सेप्शन कुछ इस किस्म के हैं जो बंदे इस पे बैठे हुए हैं, हाई पब्लिक ऑफिस में है, और उन जुडिशियल ऑटोनॉमी का इंडिपेंडेंस है, और लेकिन देखिए जो ये वाली सारी प्रक्रिया है, जो मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है इसमें सारा ये जुडिशरी ने खुद किया है, जो जहां तक इन हाउस उन्होंने कहा जो 1999 में जो
ये सारा तय हुआ था कि इन हाउस कमेटी बनेगी, जो वो भी उनका ही है। तो दूसरी बात है, इसमें कोई इंटरफेरेंस एग्जीक्यूटिव साइड नहीं है, ना जो ना पार्लियामेंट के साइड में है। तो आगे बताइए और क्या इस केस में। आपने जैसे ठीक बताया आपने कि एफआईआर जो है कोई भी सिटिंग जज के खिलाफ नहीं हो सकती, चाहे वो हाई कोर्ट का है चाहे सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि उसके लिए अगर एफआईआर दर्ज करने के पहले आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगी। उसका रीजन यही है, जैसे आपने प्रोटेक्शन दिए, तब तो रोज कितने केस आते हैं, कितने क्रिमिनल्स के केस आते हैं, क्राइम केसेस आते हैं, तो कोई भी आ जाके एफआईआर दर्ज करवा देगा इसी के प्रोटेक्शन के। लेकिन उसमें अब दूसरा इसका मैं नेगेटिव एस्पेक्ट बताऊंगा जो कि इस केस में उभर के आया। अगर ये केस स्ट्रांग होता है, मेरे कहने का मतलब है कंट्री इज रन बाय जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब एक तरफ अगर आईएएस ऑफिसर होता जज साहब की जगह, या एक एमएलए होता, तो उसके साथ क्या होता? अच्छा, अभी क्या बिहाइंड द बार्स नहीं होता? मैं आपको डॉक्टर साहब आपके साथ है रिकमेंडेशन कर दी, क्या ऑप्शन नहीं थी सीजीआई इनके पास एफआईआर लगवाने के लिए, ये बताइए। एप्लीकेशन नहीं आई सर उसके पास। नहीं, देखिए सुनो मेरी बात, आप बात सुनो। ये जो इन हाउस इंक्वायरी के हुई थी, इसके बाद अगर कोई प्राइमा फेसी केस है कुछ, उसके बाद ही वुड हैव रिकमेंडेड। सर देखिए जो एफआईआर है ना, ये सीजीआई ने लगवानी है, और इन हाउस कमेटी के बाद दो चीजें हैं, इट इज नॉट कन्फाइंड। अगर वो देखते हैं केस मेड आउट होता है केस, तो जो आपने कहा ना रिकमेंड, वो भी एक प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का। वो तो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर रिकमेंडेशन है। मैंने ये कहा कि एफआईआर अगर सीजीआई चाहता, जो इसमें प्रोसीजर है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, he would have opted for FIR, lodging of FIR, और simultaneously he would have recommended the matter. सर आज ये तक भी तो एक- कभी एफआईआर लगी नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा अभी कोई भी नए नहीं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लगी एफआईआर लगी बेचारे ने, उसने जो एक थी जो 15 साल उसने फेस किया ट्रायल। यादव की बात, यादव जो है, निर्मल यादव, जिसने 15 साल 2008 में वो केस शुरू हुआ था, शी फेस द ट्रायल। हाँ, उसने ये जो बात है, उसमें क्या एफआईआर लगी, या उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग हुई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उसने रिजाइन किया था। उसकी गलती ये थी कि शी वाज कंपेल्ड टू रिजाइन, शी एक्टेड, बट इन दिस केस जसवंत वर्मा इज सर नॉट। यहीं से पता चलता है उसने यही- रिजाइन किया, इसका हाँ। मतलब वो शी वाज मस्ट बी ट्रूथफुल आल्सो। तो इस केस में रिजाइन नहीं किया, इट मींस क्योंकि जस्टिस वर्मा कुछ नहीं कहना चाहता इस पे। जस्टिस वर्मा को पूरे प्रोसेस का पता है, जस्टिस वर्मा को पूरे प्रोसेस का पता है कि इम्पीचमेंट कैसी होती है, इसलिए उन्होंने रिजाइन किया। नहीं, उसको नहीं पता, वो भी हाई कोर्ट की सिटिंग गई थी, और फिर उसके खिलाफ उसमें एलिगेशन क्या था उस केस में कि 15 लाख एक बैग था, वो पर्टिकुलर निर्मल कौर थी, तो चला गया जी कोठी दूसरे, और बंदा पकड़ा पीछे, नहीं मनी ट्रेल हुई, जो जजमेंट दी सीबीआई जज ने। तो मेरे कहने के लिए चीफ है जो वो भी बात करती कि मैं आपको अभी तक किसी भी ऑपोजिशन पार्टी का, किसी भी पार्टी का इस जज के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इससे ये दर्शाता है क्यों जज इज कॉन्फिडेंट नॉट टू रिजाइन। बस ये काफी है समझाने के लिए कि किसी भी ऑपोजिशन पार्टी का, किसी भी पार्टी ने अभी तक इस केस के बारे में मुंह नहीं खोला, ना जज को अगेंस्ट बोला। वो तो जनरली जो भी जो लोग हैं, क्योंकि आज आके तो इम्पीचमेंट मोशन में उन्हीं का रोल है। उन्हीं का रोल। मैं ऐसे बात करता हूँ, आप बात कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे क्वेश्चन। सर अगर सिटिंग हाई कोर्ट की जज थी, है ना, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल चला उनका 2008 से लेके 15 साल चला। क्योंकि चलना कब था, अगर वो सिटिंग होती तो रिकमेंडेशन सीजीआई के बिना एफआईआर नहीं लगती। यहाँ जो ये वाला अडॉप्ट किया है कि उसकी रिकमेंडेशन फॉर इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट उसकी मुझे नहीं लगता उसका प्रोसेस हुआ होगा जो निर्मल जाति का, क्योंकि नहीं हुआ उसके पे शी रिजाइन। लेकिन उस तरफ कोई गए, क्योंकि रिजाइन कर दिया उसने, तो उसके खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुई, तो 15 साल उसको ट्रायल चला। तो हाँ, जो एक बात है, जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनके खिलाफ एफआईआर, क्योंकि रिजाइन में शी रिटायर्ड, शी वाज नो मोर, तो उसके खिलाफ एफआईआर भी लगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, उसने ट्रायल फेस। हाँ, सिटिंग जज जो है, अगर वो सिटिंग में होती तो फिर सीजीआई इन्वॉल्व होता, रिकमेंड करता कि भाई एफआईआर के लिए, फिर एफआईआर। तो ये फर्क दोनों केस में है। तो और बताइए डॉक्टर साहब, और क्या मेरा एक आइडिया है कि ये जस्टिस यशवंत वर्मा का जो भी रिजल्ट आएगा,
इनकी इम्पीचमेंट होगी नहीं होगी, इसका जुडिशल ऑटोनॉमी पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। क्योंकि देश में पहली जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस बोल लो, ऑटोनॉमी बोल लो, उसकी बहुत स्क्रूटनी चल रही है, उसका बहुत क्रिटिसिज्म चल रहा है। खासकर अभी वैसे ये अनरिलेटेड है, बट जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर स्टे लगा था और इंटरम स्टे लगा था, तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था जुडिशरी का। तो मुझे लगता है कि इस केस में भी इसका डिसीजन जुडिशल ऑटोनॉमी, वैसे ही जुडिशल रिफॉर्म्स की बहुत डिमांड है पब्लिक। नहीं तो आप ऐसे कह लो ना, जगदीप धनखड़ साहब ने, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ओपनली कहा, किसमें, जो हमने पहले केस डिस्कस किया था, जो वहाँ का जो जिसमें रेफरेंस हुआ है, तो जो तमिलनाडु सीएम गवर्नर जो वहाँ पे था, जिसमें तो उसमें भी उन्होंने कहा कि आर्टिकल 142 इन्होंने इस्तेमाल किया है, वो एक न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया, मिसाइल इस्तेमाल किया है। तो जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल, और सभी की नजरें जुडिशरी पे, और जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, और जी देखिए इसमें जो आपने भी कहा और आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी अपना रोल था, ठीक है, उसने वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया। और जो भी था, देखिए पहले क्या, वो पर्सनल फोन किया सीधे दिल्ली को कि भाई वो देखो मामला क्या है, तो फिर उसको किया, और दोनों की मीटिंग में जवाब लिया। एक वो पहले ही इंक्वायरी उन्होंने, एक फिर उसको जो 3 कमेटी बनाई, तो उसकी रिपोर्ट आई, उसको पूरा है। और ये एक जुडिशियल, जो आपने कहा जुडिशरी इंडिपेंडेंट तब रखेगी जब वो अपना घर अंदर से ही साफ सुथरा रखेगी, नहीं तो बाहर वाले जो वो तो इजी नहीं रहने देते, वो किसी को भी नहीं इजी रहने देते, क्योंकि आगे ही बातें करते हैं कि जो ये इनकी जो ट्रांसग्रेस करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव में, जो पार्लियामेंट में कानून बना देते हैं, जैसे इसमें कहा धनखड़ साहब ने कि देखो ये अपना ही एक दे दिया, टाइम फ्रेम दे दिया, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन और रेफरेंस के पॉइंट हमने डिस्कस किया थे। तो डॉक्टर साहब क्या आप सर फाइनल वर्ड्स में बताऊंगा, एक बार प्लीज सर फाइनल वर्ड्स में ये कहूंगा कि 40 दिन लगे हैं 3 माने हुए जजेस को ये इंक्वायरी करते हुए, 24 पेज की जजमेंट है, 50 से ज्यादा लोगों को इन्होंने विटनेस कटघरे में बुलाया, और इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस कमिश्नर, बड़े बड़े ऑफिसर्स। और मुझे लगता है कि अगर ये महाभियोग आता है, इम्पीचमेंट मोशन पार्लियामेंट में पास होता है, तो मेंबर पार्लियामेंट्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो जजेस की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, इसके ऊपर पूरा फोकस करें और इसके ऊपर पूरा विश्वास करें, क्योंकि अब पार्लियामेंट की अपनी इंक्वायरी बनेगी, इंक्वायरी जांच होगी। तो मुझे लगता है इसी को उनका बेस आधार बना के, अगर तो जज साहब दोषी पाए जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 543 आउट ऑफ 543 रिजल्ट आना चाहिए, और अपर हाउस में 245 रिजल्ट होना चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में जुडिशरी की गरिमा स्थापित होगी, लोगों में जुडिशरी की तरफ इंसाफ का पता चलेगा, और लोगों को पता चलेगा कि कोई भी बड़े पद पे आसीन आदमी के अकॉर्डिंग टू, जैसे आपने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार नहीं है कि वो कुछ भी क्राइम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये काफी लोगों को एक इंस्पायरिंग रहेगा जुडिशरी के बारे में, और काफी नाम डेवलप होगा अगर इम्पीचमेंट सक्सेसफुल होती है। आप तो क्या कहते हो? सर मेरा भी सेम व्यू है कि जुडिशरी में जो कॉन्फिडेंस है, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है, उसको मेंटेन करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट और एक रिगरस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तरफ से भी समर्थन होना चाहिए इसमें, उनकी तरफ से इनडिफरेंस नहीं होना चाहिए, उनकी तरफ से आलस नहीं होना चाहिए, और उनकी तरफ से बायस नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको कंक्लूड करूंगा, बिल्कुल जो आपने कहा मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन जनरली जो पीछे देखा हिस्ट्री है रिगार्डिंग इम्पीचमेंट, और उसके बाद अगर कोई होम मोशन कम पास हो जाए तो थर्ड मेजॉरिटी जो आपने बताया, हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। लेकिन अगर ना नहीं हुआ, अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस हुई, कोई भी जो भी है अभी जो बंद है, इस वक्त जो भी है एविडेंस है वो बंद है, तो जब वो अगर ये जो इन आगे कमेटी बनेगी, ये पहले जो भी देखेगी उसके बाद रिकमेंडेशन, तो अगर नहीं करेंगे ये सीरियसली इसको, जो आपने कहा कि आलस रहेगा, नहीं आएंगे, नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये सारे नरेटिव देते हैं लोग
ये लोग जो एग्जीक्यूटिव में हैं और जो पार्लियामेंट में हैं, और दे आर नॉट सीरियस कि वाकई ही कंट्री में करप्शन खत्म हो। जो करप्शन लगाओ या कुछ भी, कि हर जो हमारा ऑर्गन है, जो हमारा पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डेमोक्रेसी का, इंडियन डेमोक्रेसी का, वो स्ट्रांग हो और इंडिपेंडेंट और सेपरेशन है। और वो तभी हो सकता है अगर हर एक का अपनी अपनी जिम्मेवारी। तो अब बाल है एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट में टू चेक। ये कहते हैं कि इंक्लूड कर गया, इंट्रांस कर, तो भाई ये आपके पास मौका है। जब डॉक्टर साहब ने कहा कि जहां पे सच्चाई का साथ देना। सच्चाई को जस्टिफिकेशन करें, हम नहीं कहेंगे, सच्चाई जो भी है, जो भी सच्चाई है उसका सच्चाई साथ है। देखिए ये भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी कि आगे रिपोर्ट चले जाएगी जब इंक्वायरी कमेटी के पास, फिर तो पब्लिक हो ही जाएगी। तो फिर पब्लिक हो जाएगी, सभी को पता चला कि क्या उसमें एविडेंस की वैल्यू है। अगर उसमें कुछ है जैसे है, तो अगर वो कमेटी जो समिति है कि आगे दी जाएगा, मैटर इम्पीचमेंट के डिपेंड करती है, तो आगे जो भी प्रक्रिया होती है तो वो तभी सक्सेसफुल होगा कि जब जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे सीरियसली उस प्रोसीडिंग में। और इस पे तो काफी डिस्कशन होगी, काफी टाइम लगेगा, जो मॉनसून आने वाला है। और भी बातें कहेंगे जो इस पे अपोजिशन हो सकता है। जो हमारा संदूर ऑपरेशन है, जो हुआ है ऑपरेशन संदूर, उस पर भी चर्चा होगी, और भी मैटर होंगे। लेकिन हम कहेंगे कि इस मैटर में ज्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि इसमें जो एक जुडिशरी है, जो इस पे लोग बातें करते हैं, तो इसका भी पता चला जाए कि भाई जो भी होगा डिसीजन इम्पार्शियल हो, फेयर हो, ओपन हो, बोल्ड हो और पार्टिसिपेटरी हो। जी, तो मुझे लगता है ये आज के लिए और कुछ, मुझे लगता है काफ़ी है आज के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।